अब चलो रॉयल रंबल के अंदर तो हमको जॉन मॉक्सली नहीं देखने को मिले, लेकिन फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू के उनके लिए क्या प्लान्स हैं। रोमन रेंस ने खुद से जाके डीन एम्ब्रोस से बात करी। गाइस कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जो आपके साथ जो शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया मैच पॉसिबली लीक हो गया है, रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग के मैच से फैंस क्यों गुस्सा है, और ब्रॉक लेसनर के रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो हर बार की तरह भाई बोरी भर के अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं कर्ट एंगल के बारे में। अब मैंने आपको रिसेंटली एक अपडेट के अंदर बताया नहीं था जहां पर कर्ट एंगल ने खुद से ये कहा था कि वो नेक्स्ट मंथ जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी प्रोग्रामिंग पर अपीयर हो रहे हैं। अब गाइस उसके पीछे की डिटेल्स हमको पता लग चुकी हैं, और डिटेल्स ये हैं कि 3 वीक का डब्ल्यूडब्ल्यूई का कर्ट एंगल को लेकर कोई रेसलमेनिया का प्रोग्राम था। अब मैं इसे था क्यों बोलना वो भी आपको समझ में आएगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ कर्ट एंगल को लेकर रेसलमेनिया के अराउंड करना चाहती थी, लेकिन गाइस नई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब उस चीज को जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैंसिल कर दिया है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई उस वाले प्लान की तरफ नहीं जा रही। मतलब कर्ट एंगल आने के लिए ओपन तो थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले डिसाइड किया और उसके बाद खुद से जो है मना कर दिया। कर्ट एंगल ने खुद से इस बात को कहा कि उनका ऐसा कुछ प्लान था। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते भी तो उन्होंने खुद से कहा कि उनकी ये कोई डील साइन होने वाला सीन नहीं होता, बल्कि ये उनकी काइंड ऑफ वन ऑफ अपीयरेंस होती जहां पर वो एक प्रोग्राम करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ चले जाते हैं। वो क्या होता कैसे होता उसके बारे में तो डिटेल्स पता नहीं चली, लेकिन हाँ प्लान्स था, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको खुद से कैंसिल भी कर दिया। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, बात करते हैं जेम्स एल्सवर्थ के बारे में। आप लोग भी सोचोगे आज अचानक से मैं जेम्स एल्सवर्थ के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। तो गाइस एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात रिवील करी कि विंस मैकमैन ने जेम्स एल्सवर्थ को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाने के लिए कंसीडर किया था। उन्होंने कहा कि देखो मैं बैक स्टेज पहुंचता हूं और मीटिंग के अंदर जो क्रिएटिव लोगों की मीटिंग होती है वहां पर इस बारे में बात चल रही थी कि जेम्स एल्सवर्थ को बनाना है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। आपको पता भी होगा कि काफी मौकों पर जो है उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया भी हुआ था, लेकिन एल्सवर्थ ने यहां पर कहा कि किसने मुझसे खुद से आकर ऐसे पर्सनली कहा नहीं कि तुमको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप चाहिए, तुमको हम दे रहे हैं। और गाइस यहां पर जेम्स एल्सवर्थ ने खुद इस बात के लिए एग्री किया कि उनको नहीं लगता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मटेरियल है। मतलब बंदे को खुद से पता है कि नहीं कुछ चीजें हैं जो कि मैं नहीं होनी चाहिए मेरे साथ, और उन्होंने उसमें से ये भी गिना था कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाया जाए। मतलब सोचो बंदा खुद से इस बात को एडमिट नहीं कर रहा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मटेरियल है। वैसे शायद उनकी बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हमको पता जेम्स एल्सवर्थ सिर्फ टेलीविजन पर हमको एंटरटेन करने के लिए थे। जैसे अब रेजिनाल्ड हमको टेलीविजन के ऊपर रजी देखने को मिलता है, अभी हम अब वो एंटरटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप दे देंगे। लेकिन विंस मैकमैन ने ऐसा कंसीडर जरूर किया था, हालांकि वो चीज हो नहीं पाई। बट इमेजिन करो अगर जेम्स एल्सवर्थ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैंपियन बन जाते, मतलब एक मेमोरेबल मोमेंट तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जरूर हो जाता। हाँ थोड़ी सी चैंपियनशिप बेल्ट की मैं बोलूंगा कि कच्ची सी हो जाती, बट हाँ एक मोमेंट जरूर फैंस को मिल जाता। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ब्रे वायट के बारे में। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद वो एकदम से गायब से हो गए, लेकिन गाइस रिसेंटली एक बैटिंग इवेंट के अंदर जहां पर जॉन मॉरिसन भी थे, वहां पर हमको ब्रे वायट देखने को मिले। और गाइस यहां पर आप लोग पिक्चर्स के अंदर देख सकते हो कैसे ब्रे वायट काफी अलग लग रहे हैं, जैसे वो कुछ टाइम पहले थे वैसे नहीं लग रहे। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि शायद उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा गेन कर लिया है, इस वजह से वो थोड़े से ऐसे फैट जैसे लग रहे हैं। बट अभी उनका ऐसी रिपोर्ट है कि उनका रेसलिंग में आने का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, वो मूवीज वगैरह की तरफ देख रहे हैं। तो इस वजह से जो है शायद ब्रे वायट अपने हो सकता है किसी लुक के लिए भी चेंज कर रहे हो अपने आप को। बट हाँ डेफिनेटली लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसा उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर देखा था उससे तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्या रिएक्शन है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 38 के मैचेस को लीक कर दिया है। अब गाइस आपको ये बात पता होगी कि जो चीजें हमको लाइव इवेंट में देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनका कनेक्शन मेन स्टोरी लाइन में क्या चल रहा होता है उससे होता है। जैसे मेन स्टोरी लाइन चल रही है शेमस एंड रोमन रेंस की, तो आपको लाइव इवेंट्स के अंदर भी शेमस एंड रोमन रेंस किसी तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट में ही देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो मल्टी पर्सन मैचेस में हो या फिर कैसे भी करके हो। तो गाइस जो आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाउस शोज है मार्च के मंथ में, वहां पर मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है, जिसमें से एक मैच है बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर का। तो आप लोग यहाँ पर ये सोच सकते हो कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई 3-वे मैच करने वाली है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और जो मेन चीज है जो कि सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स से जुड़ी हुई है, बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच भी उस लाइव इवेंट के लिए एडवर्टाइज है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो एजे स्टाइल्स या फिर सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के प्रोग्राम में आ सकते हैं अगर बॉबी लैशली चैंपियनशिप नहीं आ रही, या फिर आप ये मान सकते हो कि सेथ रॉलिंस का प्रोग्राम या तो बॉबी लैशली के साथ हो सकता है या फिर एजे स्टाइल्स के साथ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता यही मैच आपको रेसलमेनिया 38 के अंदर देखने को मिल जाए। तो कुछ यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है कि क्या प्लान्स हो सकते हैं तीनों सुपरस्टार्स के लिए, लेकिन हाँ अब एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेन चीज हमको एलिमिनेशन चेंबर के अंदर देखनी है ना। अगर वहां पर बॉबी लैशली चैंपियनशिप को डिफेंड कर जाते हैं तब तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भैया इसके लिए कुछ बात है, वरना अगर चैंपियनशिप हार गए तो फिर यहाँ पर ज्यादा कुछ बात ही नहीं है।
अगली अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस के बारे में। ये बात मैंने आपको बताया थी कि कैसे WWE ने 2022 के शुरुआत में ही रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर के फ्यूड को प्लान किया हुआ था, लेकिन अचानक से प्लान्स ऐसे चेंज हुए कि ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप जीत गए, उसके बाद हार भी चुके हैं, वो अलग बात है। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के प्लान्स में फिर से हमको चेंज देखने को मिला और ड्रू मैकिंटायर का मैंने आपको बताया था कि वो आपको रेसलमेनिया 38 से पहले रोमन रेंस के साथ फ्यूड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब वो चीज फिलहाल के लिए तो नहीं हो रही, लेकिन गाइस WWE ने इसे आने वाले टाइम के लिए बचा कर रखा हुआ है और स्टिल आपको ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के बीच में एक फ्यूड जरूर देखने को मिलेगी। अब मुझे यहाँ पर देखकर ये लग रहा है कि शायद ये चीज जो है रेसलमेनिया के बाद ही होगी, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले अभी तो गोल्डबर्ग से लड़ रहे हैं, उसके बाद तो फिर सीधा रेसलमेनिया ही है, तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। क्योंकि मुझे लगता है WWE ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस की फ्यूड को टाइम देगी, क्योंकि दोनों ही WWE के फ्यूचर स्टार्स हैं और इसमें ऐसी जल्दीबाजी करने वाली कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप मिस कर रहे हो ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस की फ्यूड को, तो रुको जरा, सब्र करो, ये चीज आपको WWE टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि पॉल हेमन ने रोमन रेंस को क्यों पिक किया, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को पिक क्यों नहीं किया, वो रोमन रेंस की साइड क्यों हुए। तो गाइस यहाँ पर तारीफों के पुल बांध दिए पॉल हेमन ने रोमन रेंस के बारे में। उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले तो रोमन रेंस काफी ज्यादा एम्बिशियस है, वो अपनी लिमिट्स तक जो है अपने आप को ले जाने की कोशिश करता है, उसे अपनी लिमिटेशंस पता है। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर से बिल्कुल भी नहीं डरता, ना कि सिर्फ पर्दे के पीछे बल्कि पर्दे के आगे भी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो रोमन रेंस है वो ट्राइबल चीफ है, ना सिर्फ टेलीविजन के ऊपर बल्कि हर एक अपने लाइफ के पार्ट के अंदर। इस वजह से उन्होंने रोमन रेंस को यहाँ पर प्रिफर किया ओवर ब्रॉक लेसनर। तो इससे यहाँ पर पॉल हेमन ने हमको क्लैरिटी से बता दिया कि आखिर क्यों वो रोमन रेंस के साथ है। वैसे ये बात उन्होंने सिर्फ अपने कैरेक्टर में रहकर कही है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जितना एंजॉय वो ब्रॉक लेसनर के साथ आज तक करते हुए आए हैं, कुछ अपने आप को नई फील देने के लिए पॉल हेमन ने रोमन रेंस को पिक किया। और वैसे भी ब्रॉक लेसनर जब अकेला बंदा इतना कमाल कर रहा है, तो भाई उसको फिर अब पॉल हेमन की क्या ही जरूरत है। वैसे रोमन रेंस भी कमाल करते ही अकेले, लेकिन फिर भी ये जोड़ी जो है टेलीविजन के ऊपर अच्छी जरूर लगती है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और गाइस, गोल्डबर्ग और रोमन रेंस की फ्यूड होने से फैंस जो है काफी ज्यादा नाराज हैं, नाखुश हैं, खफा है। सबसे पहले तो आपको पता है एक फैन बेस अलग ही है WWE का, जो कि गोल्डबर्ग को सिर्फ हेट देता है उस वजह से कि उनकी जो एज है वो काफी ज्यादा है, उनको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज के अंदर डाला जाता है। ये बात को साइड में वो रख देते हैं कि WWE बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी काम करती है। तो अगेन यहाँ पर जो काफी सारे फैंस है वो ये कह रहे हैं कि ये गोल्डबर्ग की फ्यूड होती क्या है भाई, अचानक से वो किसी भी एक रैंडमली शो पर अपीयर हो जाता है और WWE उसका मैच कंफर्म कर देती है। कोई स्टोरी लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ पर WWE का हर बार का यही तरीका है। और इसी वजह से काफी सारे फैंस ने जो है गोल्डबर्ग के अगेंस्ट में बहुत सारी बात लिखी। आपको पता है ओल्डबर्ग, उनको कहना अब एक तरीके से फैंस का मजाक उड़ाने का एक तरीका बन चुका है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि तुमने इतने सारे सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया बजट कट्स के अंदर, लेकिन गोल्डबर्ग स्टिल तुम्हारे साथ है। तो फैंस की तरफ से जो है WWE को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले गोल्डबर्ग की जब लैशली के साथ फ्यूड नहीं हुई थी, उससे पहले गोल्डबर्ग को कितना ज्यादा हेट मिल रहा था। लेकिन आपको पता है लैशली के साथ जब से उनकी फ्यूड हुई है, कुछ फैंस जो है ठंडे पड़े हैं। और मैं तो सच में इस बात के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था गोल्डबर्ग और रोमन रेंस का मैच आज नहीं तो कल होना ही है। गोल्डबर्ग को अपने रिटायरमेंट से पहले मैच करना ही है, तो ये मैच अब जाके हो रहा है। और वैसे भी सऊदी का पेपर व्यू है, तो फिर इस मैच का होने का तो भाई विंस मैकमैन पूरा ही अरमान लगाते और ये मैच आपको देखने को भी मिलेगा। आपका क्या रिएक्शन है ऊपर? क्या गोल्डबर्ग के ऊपर क्रिटिसिज्म आना चाहिए? क्या WWE की भी यहाँ पर गलती है? क्या आप सारी बातें सोचते हो? कमेंट सेक्शन वालों मुझे बता सकते हो। हम चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के उस रिकॉर्ड के बारे में जो कि उन्होंने रॉयल रंबल मैच जीतकर बनाया है। सबसे पहले गाइस, ब्रॉक लेसनर वो सुपरस्टार बने WWE की हिस्ट्री में जिसने सबसे कम टाइम बिताया रॉयल रंबल के अंदर और वो मैच का विनर भी बन गया। क्योंकि आपको पता है यूजुअली जो सुपरस्टार मैच का विनर होता है वो शुरू से पता नहीं कब से लड़ते हुए आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का ये रिकॉर्ड है कि 2 मिनट 32 सेकंड ही उन्होंने रिंग के अंदर बिताया रॉयल रंबल मैच में, और सबसे कम टाइम है किसी विनर का जो मैच को जीता भी और सबसे कम टाइम उसने रिंग के अंदर बिताया। और जो दूसरा रिकॉर्ड है यहाँ पर वो ये कि पहली रॉयल रंबल जो ब्रॉक लेसनर जीते थे वो थे 2003 में और दूसरी 2022 में। तो यहाँ पर 19 सालों का गैप है। तो इतना बड़ा गैप किसी भी सुपरस्टार का अगर उसने 2 बार रॉयल रंबल जीती है तो कभी भी नहीं आया। यानी इतने लंबे पीरियड के बाद भी ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर रेलिवेंट है। ये वाला रिकॉर्ड कहीं ना कहीं हमको इस बात को बताता है। वैसे ब्रॉक लेसनर तो है ही भाई रिकॉर्ड के मालिक, कितने सारे रिकॉर्ड्स अगर गिनने बैठे तो भाई सारी रात ही खत्म हो जाएगी, सारी दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है उनके रॉयल रंबल में विक्ट्री के लिए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और सऊदी अरेबिया के शोज की बात करते हैं। अभी आपको पता है WWE में जो सऊदी अरेबिया के शोज हैं वो साल में 2 बार देखने को मिलते हैं, लेकिन गाइस अब WWE का इसको चेंज करने का प्लान है। निक खान जो कि आपको पता है WWE के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर काफी ज्यादा उनका वो इन्वेस्टेड रहता है, उनका काफी बड़ा रोल होता है। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 2 ही इवेंट क्यों सऊदी अरेबिया के लिए, वो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हमको बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको सऊदी अरेबिया के अंदर WWE के 2 से भी ज्यादा इवेंट देखने को मिलेंगे। मतलब
आपको पता है काफ़ी आई थिंक 10 साल की डील हुई है उनकी सऊदी अरेबिया के साथ, और इसमें WWE को मोटे पैसे भी मिलते हैं, और जितनी ज़्यादा बार वो सऊदी अरेबिया जाएंगे उतना WWE को बिजनेस में फायदा होगा। और निक खान तो आपको पता है सिर्फ यहाँ पर सोचते हैं बिजनेस के बारे में, तो आपको सऊदी अरेबिया के जो है 2 से ज़्यादा शो भी देखने को मिल सकते हैं। इस साल की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ हो सकता है अगले साल से शायद WWE कुछ ऐसा प्लान कर दे, क्योंकि निक खान ने यहाँ पर अपने इंटरव्यू के अंदर कुछ इसी बात को बताया। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस के बारे में। अब आपको पता है काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि फॉरबिडन डोर ओपन होगा, AEW से सुपरस्टार जो है रॉयल रंबल के अंदर आ सकते हैं। तो गाइस एक्चुअल में WWE के बिहाइंड द सीन क्या चीजें चल रही थी वो हमको पता चलती हैं। WWE का एग्रीमेंट जो है क्रिस जेरिको के साथ ऐसे होता है कि वो जो है रॉयल रंबल के अंदर अपीयरेंस करें, लेकिन गाइस WWE ने बाद में जाके इस चीज को चेंज कर दिया और उन्होंने जॉन मॉक्सली को प्रेफर किया ओवर क्रिस जेरिको। इवन गाइस रिपोर्ट्स यहां पर ये भी हैं कि रोमन रेंस की कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी हुई थी जॉन मॉक्सली के साथ उनके रिटर्न के लिए WWE में लेकर। और गाइस रिपोर्ट्स यहां पर हमको ये बताती हैं कि 4 महीने और बचे जॉन मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट में कि वो AEW के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें, और WWE वहां पर कोशिश करने वाली है कि वो फिर से जॉन मॉक्सली को अपनी कंपनी में वापस लेकर आए। मतलब यहां पर WWE ने प्लान बना लिया था जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको का उनका रॉयल रंबल में आने के लिए, लेकिन इवेंचुअली WWE दोनों में से कोई भी चीजें नहीं कर पाई। तो यहां पर फॉरबिडन डोर का WWE सहारा लेके जॉन मॉक्सली को लेकर आती। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि जॉन मॉक्सली WWE के अंदर आ गए तो वो WWE के सुपरस्टार हैं, लेकिन इन फ्यूचर WWE यहां पर ऐसा प्लान कर रही है। इवन रोमन रेंस और जॉन मॉक्सली की इस बारे में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी हुई थी। तो यानी अंदर ही अंदर बातें तो काफी ज्यादा हुई, लेकिन टेलीविजन के ऊपर हमको वो चीज नहीं देखने को मिली। और गाइस इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हिंट मिलता है कि अगर WWE ने अपनी सारी शक्तियों का यूज कर लिया तो डेफिनेटली डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर आ सकते हैं। बस एक छोटी सी उनकी हाँ करने की बात है। तो ये कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स है इसके बारे में। अब देखते हैं जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है AEW के साथ तो वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।